मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने कई बार, मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि कई बार मैंने रेड लाइन, जो एक्चुअल रेड लाइन है, वो क्रॉस की होगी। मैं एतराफ़ करता हूँ, नहीं करनी चाहिए थी मुझे। हम आज भी उस जवान की शहादत के मक़रूज़ हैं, उसकी माँओं, बहनों, बेटियों, उसके ख़ानदान के मक़रूज़ हैं, जो मुल्क में कहीं भी खड़ा होकर इस मुल्क के लिए दिफ़ा के लिए काम कर रहा है और अपनी जानें कुर्बान कर रहा है। ये जो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस टाइम पे जो एक तनाज़ा या एक मसाइल चल रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है? ये जो मसाइल हैं, ये आपको क्या लगता है कि जो अभी हमारे आर्मी चीफ़ हैं, उनके और इमरान खान के पर्सनल क्लैशेज़ हैं, ये क्या असल रीज़न क्या है इन मसाइल की? तो 2 नाम लिए थे मियाँ साहब ने लंदन बैठ के कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ में हिसाब देना पड़ेगा, तो दोनों पे काटना है एफआईआर, दोनों पे करें एहतसाब। क्या होगा इनका एहतसाब? उनसे पूछे ना जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे साथ उन्होंने ज़्यादती की है, औकात है? क्या वो जो आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, वो सबूतों की बुनियाद पर थे? आपके पास कौन-सी ऐसी खबरें थी कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट का एक खिलाड़ी है? कि टीम भी चेंज होगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि लोग अक्टूबर और नवंबर से तो ज़्यादा ही आएंगे। बिल्कुल नहीं ला सकते, ये बेनिफिशियरी इमरान खान की कैद के, ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये ले लें और ये किसी और के इशारों पे चलने वाले हैं और जो इनको कहा जाता है ये उसी के मुताबिक चलते हैं और इनके जो हालात हैं, इनकी जो मौजूदा हिकमत है, उसके तहत तो मुझे इमरान खान बिल्कुल बाहर आते हुए इस वजह से क्योंकि वो पीटीआई की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, सोशल मीडिया ज़्यादा पीटीआई के लोग सुनते हैं, इसलिए ये लोग पीटीआई का नैरेटिव बेचते हैं और अपने पैसे डॉलर्स कमाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। क्या ये तासुब दुरुस्त पे जैसे इमरान याद है, मोहित पीरज़ादा है, इस तरह के लोग पाकिस्तान से बाहर जाके काम करते हैं और वो जिस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो इदारों के खिलाफ डायरेक्टली रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इससे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, कैसे मजबूत होगा? क्योंकि हमारे इस वक्त जो हमारे फैसला साज है ना, जितने हैं, जिस तरह भी बैठे हुए हैं, वो अभी भी 70s में रह रहे हैं। यूट्यूबर जो बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वो इस निज़ाम के हक में जाती है, लोगों का कितारसिस हो जाता है। लोग कहते हैं यार हमारी कोई आवाज़ है, आज आप यूट्यूब बंद कर दें, लोगों के अंदर वो जो लावा है ना ऐसा फटेगा तो खुदा ना खासा मामला नहीं कहाँ चले जाएंगे। हुकूमत को मेरा ये चैलेंज है, जितनी चीज़ें मैंने अब तक आपके पॉडकास्ट में की हैं, मेरा इस हुकूमत को चैलेंज है कि आप भी होंगे, मैं भी हूँगा, साथ वो जिसको लेना चाहते हैं लें, हम सारे कैमरे लेके आवाम में जाएंगे। भाई आज आप मेरे साथ चले जाएं, आप और मैं अभी निकलते हैं, ठीक है, और आप और मैं दोनों माइक लगा के निकलते हैं, आपकी टीम को साथ लेते हैं कि कैमरा ऑन करें, ठीक है, हम रिकॉर्ड करते हैं, मुझे आप नून लीग के हामी इस्लामाबाद में ढूंढ के दिखाएंगे कितने आपको मिलते हैं। अगर 80-20 की रेशो हो तो फिर बगैर हम दोनों वज़ीर आला का कंपैरिजन करें, आपकी नज़र में कौन सा वज़ीर आला अली मीन गंडापुरी या मरियम नवाज में से कौन बेहतर काम कर रहा है? सुथरा पंजाब जो प्रोजेक्ट है, मरियम नवाज साहब का फ्लैगशिप प्रोग्राम, जरा उसके ऊपर आप अपनी टीम को लगाएं ना, रिसर्च करें ना जरा कि सुथरा पंजाब की जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो किस किस को मिले हैं, वो किन की कंपनीज हैं और 10-10 1 अरब यानी मंथली 10-10 करोड़ की तहसीलों को मिला है। एक तहसील को कई ऐसी तहसीलें हैं, 1 अरब अब तक मिल चुका है। जरा वहाँ के लोगों को पूछे कि 1 अरब लगा हुआ नजर आ रहा है। ये जो आपका मीडिया का सफ़र है, ये थोड़ा सा बताइएगा कि आप जो मीडिया में आए, क्या रीज़न थी, कोई खास वजह थी, किसी के कहने पे आए, अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, ये क्या वजह क्या थी, क्यों मीडिया ज्वाइन किया आपने? खुशकिस्मती ये थी कि मुझे जो टीचर्स मिले, खास तौर पे जब मैं रऊफ क्लासा साहब के साथ और आमिर मतीन साहब के साथ था, तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें जो क्रेडिट है वो रऊफ क्लासा साहब और आमिर मतीन साहब का है। ये यूट्यूब के ऊपर काम करना की जो असल वजह है, ये मजबूरी है या आप शौक से यूट्यूब करते हैं, क्या असल वजह क्या है? क्योंकि आप ब्यूरो चीफ और फिर ब्यूरो चीफ से यहाँ यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब पे मैं आया था, हालात मुझे लेकर आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद जदून और आप देख रहे हैं सोच की सिमत। नाज़रीन, आज मेरे साथ इंतहाई ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनको आप रोज़ाना यूट्यूब पे भी देखते हैं और उनको आप रोज़ाना सुनते भी हैं। इससे पहले कि मैं उनका नाम लूँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह मीडिया ने इवॉल्व किया टाइम के साथ, इसी तरह कुछ लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया और उन्होंने मीडिया की अपडेट के साथ ख़ुद को अपडेट किया। तो आज वो इतने सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के ऊपर इतने ज़्यादा इन हैं और उनके फेमस होने की क्या वजूहात हैं, इस हवाले से भी जानेंगे। और मीडिया किस तरह वक्त के साथ साथ बदलता है और मीडिया के बदलने के साथ साथ जो सिचुएशन बदलती है वो क्या, उसके क्या असरात होते हैं, ये भी इनसे जानेंगे। तो मेरी मुराद, मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं सदीक जान साहब, जिनका कोई तारफ़ शायद मेरी ज़बान से तो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप ख़ुद भी उनको जानते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट सदीक जान साहब की तरफ और उनसे जानते हैं कुछ नई मालूमात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं बस एक तस्दीक करना चाहता हूँ, आपने कहा जो बहुत मशहूर हैं, कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, कुछ लोग कहेंगे बहुत बदनाम है। बिल्कुल, ये हम आपसे मज़ीद आगे सवाल करेंगे क्योंकि कुछ लोगों की नज़र में आप मशहूर हैं और कुछ लोग, ये सवाल हमारे हैं, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि डिजिटल मीडिया के ऊपर आपने अपनी एक प्रेजेंस बनाई, आपने अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग बनाई, बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, जानते हैं, पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली आप मशहूर तो हैं। तो सर, इसी से हम शुरुआत करते हैं। ये जो आपका मीडिया का सफ़र है, ये थोड़ा सा बताइएगा कि आप जो मीडिया में आए, क्या रीज़न थी, कोई ख़ास वजह थी, किसी के कहने पे आए, अपनी मर्ज़ी से आए, खुशी से आए, ये क्या वजह क्या थी, क्यों मीडिया ज्वाइन किया आपने? देखिए, मैं एक तो रहा हूँ स्टूडेंट यूनियंस में ना हूँ और ज़ाहिर है जब आप तलबा तंजीमों में रहते हैं तो वैसे ही आपका एक, आप पहले ही पॉलिटिक्स भी कर रहे होते हैं और इन चीज़ों के साथ आप चल रहे होते हैं और फिर ज़ाहिर है एक पैशन भी था मीडिया का, ऐसा नहीं है कि नहीं था। यानी मैंने बहुत पहले जब मैं स्कूल में था,
तो तब से मैंने अखबार के साथ काम शुरू किया। ओके। और बखर का एक लोकल अखबार था दावर, फिर बाद में थल टाइम्स था, वहाँ पे मैंने जाना अखबार उनके जब अखबार जब तैयार हो रहा होता था उसकी सुर्खियाँ निकालना, ओके। उसकी प्रूफ रीडिंग करना, उसको देखना, ख़बरें चूज़ करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी यानी स्कूल मतलब आप टाइम। शुरू से मीडिया के साथ इवॉल्व रहे हैं और एंगेज रहे हैं, और जो मीडिया अखबारात हैं उनके साथ भी आपने जी काम किया। हुआ ये था कि मैं जब मैट्रिक में था तो हमारे एक टीचर थे, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, सनाउल्लाह अबान साहब। ओके। तो वो मेरे टीचर थे, तो उस वक्त बज़्म पैगाम में मैं था, तो वो बड़ा एक समझाते भी थे, बताते भी थे, और उनकी वजह से हमारा बहुत एक्सपोजर हुआ। तो जब मेरे पास बज़्म पैगाम की ज़िम्मेदारी थी तो मैं हाथ से ख़बर लिखता था। मुझे इंफॉर्मेशन की ज़िम्मेदारी मिल गई तो मैं ख़बर हाथ से लिखता था और मैं उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा के और अखबारात लोकल जो अखबारात उनके ओके। दफ्तर में दे के आता था। अच्छा। तो वहीं से हुआ ये कि मैं एक अखबार के दफ्तर में जब ख़बर 2-3 बार दे के आया तो ग़ुलाम मुर्तज़ा सादिक साहब अब भी हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ख़बर कौन बनाता है? मैंने कहा मैं बनाता हूँ। उन्होंने कहा आप अच्छी ख़बर बना लेते हैं। तो आप फिर उनसे दोस्ती लग गई। अच्छा। वो बड़े भाइयों की तरह हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर उनके अखबार में जाके 4-4 5-5 घंटे काम करना शुरू कर दिया। ख़ैर फिर चीज़ें आगे चलती गईं। फिर जब मैं बहावलपुर चला गया और बहावलपुर चला गया तो वहाँ यंग डॉक्टर्स के साथ एक ताल्लुक इसलिए बन गया कि मामू डॉक्टर थे, तो अच्छा। उनका मीडिया संभाल लिया डॉक्टर्स ओके। का, डॉक्टर ना होते हुए भी। यानी मेरा ये होता था कि मैं इन पेज में ख़बरें उनकी टाइप करता था, ख़बरें टाइप करके और लोकल अखबारात को ईमेल करता था। ठीक फिर है। अगले दिन अखबारात लेता था, उनकी कटिंग करता था, उसका सहारा लगाता था, उनको दिखाता था कि जी आपकी ख़बरें लगी हुई हैं। ओके। तो वो हुआ। फिर वहाँ से ये हुआ कि एक लोकल चैनल शुरू हुआ था रावी के नाम से, अच्छा। बहावलपुर में। ठीक वैसे है। वहाँ पे पहले जनूबी पंजाब में पहले रोही था, सराइकी जी हाँ, चैनल था। रोही काफ़ी फिर वसेब था, जाना वो जाता है। सराइकी चैनल था। फिर एक चैनल शुरू हुआ रावी, जो उन्होंने कहा कि हम उर्दू में साउथ पंजाब के चैनल लेके आएँगे। ओके। तो वहाँ पे मैंने काम शुरू किया। फिर वो चैनल ख़ैर बंद हो गया क्योंकि सारे हमारे जैसे लोग थे वहाँ पे काम करने वाले। अच्छा। तो वो नहीं चला सके बहुत सारी वजूहात की बिना पे। तो वो चैनल बंद हो गया। तो फिर मामू की एक सीनियर थी डॉक्टर हुमैरा, अब भी हैं वो लाहौर में। तो डॉक्टर हुमैरा जो हैं उन्होंने मुझे एक बार कहा कि तुम अपने आप को ज़ाया कर रहे हो बहावलपुर में, तुम्हें लाहौर ओके। जो है ना वो आ जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त लाहौर थी। ठीक तो है। फिर मैं लाहौर, उन दिनों में ये हुआ कि 2014 में इनकलाब मार्च और आज़ादी मार्च शुरू हो रहे थे। जी हाँ। मिनाजुल कुरान का इनकलाब मार्च और साना मॉडल टाउन के तनाजुर में, और इमरान खान साहब का आज़ादी मार्च। जी। तो उस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एक मीडिया सेल बनाया था, वहाँ पे ओके। उनको कुछ लोग चाहिए थे। तो ठीक। फिर मैं ये हुआ कि वहाँ पे मैं मीडिया सेल में आ गया। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर फवाद चौधरी साहब जब एक प्रोग्राम शुरू कर रहे थे 92 पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मेरे साथ आ जाएं। फिर मैं उनके साथ आ गया। फिर फवाद चौधरी साहब नियो टीवी चले गए तो मैं वहीं पे रह गया असदुल्ला खान साहब के साथ 92 में। ओके। फिर वहाँ से मैं क्लासा साहब के पास आ गया इस्लामाबाद, दरम्यान में लाहौर चला गया था जी। जब फवाद साहब नियो गए थे। फिर क्लासा साहब के साथ मैं था सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। ओके। फिर वहाँ से रिसर्चर से रिपोर्टर, और फिर ऐसे ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, और और फिर ये हालात हमें यूट्यूब पे ले आए। और फिर वहाँ से आप मीडिया से यूट्यूब पे आगे बहुत ही, क्योंकि ये जो आपका सफ़र है बहुत सारे लोगों को इसका मालूम नहीं है। वो यही समझते हैं कि सदीक जान ने यूट्यूब शुरू किया और बस वो फेमस हो गया, और ये, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी, बैकग्राउंड यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत थोड़े अरसे में, बहुत लकी लोग ऐसे होते हैं, कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत थोड़े अरसे में इस जगह पहुँचते हैं। आपने एक लोकल अखबार से शुरू किया और एक मेन स्ट्रीम मीडिया के ब्यूरो चीफ तक का जो सफ़र है आपका, फिर आपने अपना प्रोग्राम भी किया, आपने प्रोग्राम पे आप एज अ एनालिस्ट भी काम करते रहे, और फिर आज आप यूट्यूब पे, ये जो आपने पूरा डिजिटल मीडिया का जो एक सफ़र आपका शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिजिटल पे आए, ये जो सफ़र है, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी यूट्यूब आप काम कर रहे हैं, ये यूट्यूब के ऊपर काम करना की जो असल वजह है, ये मजबूरी है या आप शौक़ से यूट्यूब करते हैं? क्या असल वजह क्या है? क्योंकि आप ब्यूरो चीफ़ और फिर ब्यूरो चीफ़ से यहाँ यूट्यूब पे आ गए। देखिए, मैं यूट्यूब पे पहले आ गया था, ब्यूरो चीफ में बाद में बना। असल में हुआ ये था कि जब मैं एक तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ज़ाहिर है तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम के बगैर नहीं हो सकती। दूसरा दुआएँ भी होती हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे जो टीचर्स मिले, ख़ास तौर पे जब मैं रऊफ़ क्लासा साहब के साथ और आमिर मतीन साहब के साथ था, तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें जो क्रेडिट है वो रऊफ़ क्लासा साहब और आमिर मतीन साहब का है, जितना उन्होंने हमें सिखाया और जितना उस प्रोग्राम में मेरा एक्सपोज़र हुआ। बाकी जहाँ तक बात है, यूट्यूब पे मैं आया था, हालात मुझे लेकर आए थे। हुआ ये था ओके। कि मैंने किसी वजह से रिज़ाइन किया था क्लासा साहब के प्रोग्राम से, और आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम से मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और बड़े टफ़ हालात थे जिनमें मैंने रिज़ाइन किया था। बस सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी टीम के साथ। तो मैंने जब रिज़ाइन किया तो मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट डेली जाता था, ओके। और मैं अक्सर वो कहता हूँ कि
जिस तरह से हम लोग तो क्योंकि ये ख़वातीन का कहते थे ना कि कुछ ख़वातीन का मसला होता है, नहीं कुछ मर्दों का भी ये मसला होता है और रिपोर्टर्स का तो बहुत ज़्यादा होता है कि उनको कोई बात पता चल जाए ना, उनके पास कोई उसके खबर आ पीछे जाए, पड़ते रहे। नहीं जब तक वो आगे बता ना दें तो पेट में दर्द रहता है। तो रिपोर्टर्स का भी ये मसला होता है। ओके। तो मैं अब सुप्रीम कोर्ट तो डेली जाता था, तो अच्छा। खबरें तो मेरे पास होती थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो मेरे एक दोस्त थे और हैं मलिक अहमद हसन, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप यूट्यूब क्यों नहीं शुरू करते। तो ओके। मैंने कहा यार यूट्यूब में करके क्या करूँगा, क्या होगा। उन्होंने कहा तुम यूट्यूब शुरू करो, तुम जा तो वैसे ही रहे हो कोर्ट रोज़ाना। तो हुआ ये कि मुझे याद है एक केस था पनामा में, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ओके। एहतसाब अदालत को जी कि हाँ। आपने मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस इतने अरसे में डिसाइड करने हैं। जब वो टाइम कंप्लीट हो रहा था तो वो टाइम की एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे, ख्वाजा हारिस साहब वकील थे। तो हुआ ये कि मैंने कहा चलें आज पहली वीडियो करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में गया, मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा और मैंने यूं, और वो मेरा हाथ जो है ना वो यूं, मतलब वो ज़ाहिर हिल रहा था, प्रैक्टिस नहीं थी, फर्स्ट टाइम हाथ थी हिल रहा बिल्कुल। था। तो मैंने वीडियो बनाई, पता नहीं 3-4 मिनट की वीडियो बनाई। तो मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया। तो मलिक अहमद हसन नहीं उसको सारा उसके थंबनेल वगैरह बनाया और चीज़ें। तो मुझे याद है मैंने असदुल्ला खान साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने पहली वीडियो की है और 5000 व्यूज़ आ गए तो अच्छे होंगे। अच्छा। तो वो पहली वीडियो के 90,000 व्यूज़ आए थे, ओह नाइस। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर लोग कितने यूट्यूब देखते हैं। ओके। फिर दूसरा ये हुआ था कि जब मुझे रेवेन्यू आया ना, तो यूट्यूब पे वो आप जब वाईटी स्टूडियो देखते हैं तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिखा हुआ आ रहा होता है। हाँ तो जी। जब वो आया ना तो मैंने कहा नहीं यार ये कोई स्कैम है। ठीक है, ये इतना रेवेन्यू नहीं हो सकता। ओके। यानी मेरा पहले 3-4 दिन में जो रेवेन्यू था वो मेरे पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर था जो मैं 92 से ले रहा था, ओके। 15-16 घंटे काम करके। लेकिन जब ये मुझे पता चल गया कि यार यूट्यूब बहुत पे करता है, तो मैंने एक रिपोर्टर को इस्लामाबाद में पकड़ कर कहा कि आप यूट्यूब पर आएँ। मैंने एक रिपोर्टर की मिन्नतें की कि आप यूट्यूब पे आएँ। यूट्यूब शुरू लेकिन करें। उस वक्त मेरी तज़हीक की जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था, यूट्यूबर कह के और तज़हीक की आज जाती भी थी। ये ठीक है, यूट्यूबर कहा जाता है लोग कुछ देखें लोगों को। अब मसला ये है कि जो लोग तज़हीक करते थे आज वो सब यूट्यूब पे हैं। जी ठीक है, हाँ। इस लफ्ज़ को ना एक तज़हीक बना दिया गया यूट्यूबर। मैं नहीं हम्म। समझता, मैं आज भी मैं खुद को कहता हूँ मैं यूट्यूबर हूँ। क्यों कहता हूँ? एक तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी को तस्कीन मिलती है ये सुनकर कि हम अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं तो अच्छी बात है, किसी को सुकून मिलना चाहिए अगर जी उनको हाँ। सुकून मिलता है ओके। हमें यूट्यूबर कह के। दूसरा, मैं इस लफ्ज़ को ये बताना चाहता हूँ कि भाई यूट्यूबर को बुरी चीज़ नहीं है। आज जो नौजवान लड़कियां और लड़के जो मैथ्स कॉम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आईआर कर रहे हैं, हाँ जी। उनको और कहीं जॉब मिले ना मिले वो मेहनत करके एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। बिल्कुल वो अहम उनका पॉइंट ये आपका। अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है, उनका एक तारुफ भी हो सकता है, उनकी एक पहचान भी बन सकती है। अब आपको किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने आप को साबित करने के लिए ज़रूरत नहीं है उसकी। ऐसे ही आपको है। मोबाइल हर एक के पास है, अच्छे से अच्छा मोबाइल है। आपको सिर्फ जो है वो उसको आपको एक माइक चाहिए और आपने उसको रिकॉर्ड करना है और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या रिकॉर्ड करना है, उस पर आपने मेहनत करनी है और आपको टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपका अपने ही मोबाइल के ज़रिए, अपने ही प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप छा सकते हैं। छा सकते हैं, बिल्कुल अहम बात तो है। इसलिए ये क्या वजह है, ये जो अभी आपने यूट्यूबर वाली बात की, क्योंकि मैं अक्सर हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े-बड़े एंकर्स हैं, बड़े-बड़े जिनका बहुत बड़ा नाम है, लोग ये समझ लें कि पाकिस्तान के बड़े नामों में उनका नाम है, लेकिन वो भी अक्सर यूट्यूबर के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, वो आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या यूट्यूबर्स के व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, इस वजह से वो एक जेलसी फैक्टर है, या क्या असल रीज़न क्या है, क्यों यूट्यूबर्स को तनकीद का निशाना बनाया जाता है? देखें, हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर ना मीडिया की एक मोनोपोली थी, टीवी ओके। चैनल्स की एक मोनोपोली थी। टीवी चैनल्स कहते थे कि हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। एंकर्स ही पाकिस्तान के अंदर, यानी टीवी चैनल के मालकान को इदारे नहीं बुलाते थे, एंकर्स को बुलाते थे। यानी इतनी उनकी एक से थी और इतना एक उनका एक रोप था और इतनी उनकी एक, मतलब जो भी आप उसको कहें। जब यूट्यूबर्स आए, जब यूट्यूब आया तो हुआ ये कि फिर साथ ही क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई और उनकी हुकूमत में एक ये मुख्तलिफ चीज़ हुई कि उन्होंने पुराने रवायती सहाफ़ियों की बजाय, उन्होंने टीवी चैनल्स के बजाय उन्होंने आम यूट्यूबर्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी। और डॉक्टर अरसलान खालिद और अज़हर मिशवानी, उन लोगों ने कोशिश की कि हम यूट्यूबर्स को आगे लाएं, नौजवानों को आगे लाएं। ओके। और मैं यकीन करें, मैं मतलब वो लोग कभी आपको बताएंगे, ये नहीं कि मैं अपने उस पर कह रहा हूँ, मैं हमेशा उनसे ये कहता था कि यार चाहे किसी के 1000 भी व्यूज़ है ना, उसको भी आप मौका दें। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि चंद एक चेहरे हैं जो बार बार जी आते हाँ। हैं। तो जब इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म यूट्यूबर्स को 7-8 इंटरव्यूज़ दिए तो उससे यूट्यूबर्स का कद काट कहीं से कहीं बढ़ पहुंच गया। गया। जी हाँ। फिर उनकी एक ब्रांडिंग हो गई। और देखे ना कि 7 यूट्यूबर्स प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं, आज भी हो सकता है, आज भी कोई 7 यूट्यूबर अगर प्राइम मिनिस्टर का बैठ के इंटरव्यू कर रहे हो और वो तमाम टीवी चैनल्स पे लाइव हो, तो आप देखें ना कि वो जो प्राइम मिनिस्टर खबरें दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तमाम चैनल्स लाइव है, तो उन 7-8 लोगों का फेस जा रहा है, उनका नाम जा रहा है, उनके क्लिप्स चल रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा उनकी ब्रांडिंग होगी। तो ये चीज़ें
मीडिया मैं ये समझता हूँ कि एंकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती की। इनको चाहिए ये था कि ये जो यूट्यूबर्स थे, रिपोर्टर्स थे, उनके बड़े बन के उनके सर पे हाथ रखते, जी हाँ, उनको ऑन करते यार ये एग्ज़ैक्टली। हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं। उनको अपना कंपटीटर ना समझते। जब जी उन्होंने हाँ, अपना कंपटीटर समझा तो उन्होंने अपना नुकसान कर लिया। अपना नुकसान होती है। उन्होंने उनको अपना कंपटीटर नहीं बनाना चाहिए था। हम उनके कंपटीटर नहीं थे। हुँ, जिसने अपनी 30 साल सहाफ़त को दे दिए, तो मैं उसके बराबर नहीं हो सकता। मैं अहम बात आज है, भी बहुत मैं अहम आप बात है। जब अभी आप पेज आपका पहला सामने था ना, तो मैंने गौर से देखा कि कहीं आपने मेरे नाम के साथ सीनियर तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है? क्योंकि मैं जब भी मुझे कोई सीनियर कहता है, तो मैं हमेशा उसको टोकता हूँ कि ये एक फ़ैशन बन वैसे गया। ये वाला जो सीनियर वाला लफ्ज़ है, मैं चाह रहा था कि एज़ अ यूट्यूबर आप हाँ, सीनियर हैं, तो उसमें हाँ। मैं कह सकता हूँ। देखिए, बात ये है कि ये एक फ़ैशन बन गया ना कि हम में से हर एक कहता है मुझे सीनियर कहो। जी भाई हाँ, मेरी उम्र से ज़्यादा लोगों का जर्नलिज़्म में तजुर्बा है, तजर्बा है, वो बिल्कुल, सीनियर हैं, ऐसा ठीक ही है? है। वो सीनियर हैं, वो हम उनके कंपटीटर नहीं थे। उन्होंने नुकसान किया, अपना नुकसान किया। दूसरा हुँ, फिर ये हुआ कि जब ज़ाहिर है वो इसी उसमें रहे, घुमंड में रहे, गरूर और तकब्बुर में रहे, और साथ ये फैक्टर हो गया, इमरान खान फैक्टर हो गया कि उन्होंने यूट्यूबर्स को एक्सेस दे दी। हर जगह एक्सेस दे दी, उनको इंटरव्यूज़ दिए, मिनिस्टर्स ने उनके प्रोग्राम्स में जाना शुरू कर दिया, इन्फॉर्मेशन आने लग गई। तो और फिर मीडिया थोड़ा-सा उन्होंने मामलात भी कुछ ऐसे हुए, तो ज़ाहिर है फिर यूट्यूबर्स आज कहाँ से कहाँ हैं और टीवी चैनल्स कहाँ हैं, वो आपके अच्छा, सामने हैं। इसमें एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा इस टाइम पे जो पॉपुलैरिटी देखी जाती है, ये जो ज़्यादा सुने जाने वाले लोग हैं, उनका ज़्यादातर रुझान जो है वो पीटीआई की तरफ होता है, या तासुर ये दिया जाता है। और ये जो हमारे एंकर्स या टीवी पे बैठे हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये इस वजह से, क्योंकि वो पीटीआई की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, सोशल मीडिया ज़्यादा पीटीआई के लोग सुनते हैं, इसलिए ये लोग पीटीआई का नैरेटिव बेचते हैं और अपने पैसे डॉलर्स कमाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है? बात ये है कि जिस तरह से 8 फरवरी को 2 तिहाई अक्सरियत मिली है ना तहरीक इंसाफ को, तो वो 2 तिहाई अक्सरियत क्यों मिली है? भई अवाम ने वोट दिया ना, लोग उनके साथ हैं। तो हुँ, लोग जिस पार्टी के साथ ज़्यादा लोग हैं, तो उसके मौक़िफ़ को, उसकी बात को ज़्यादा लोग सुनेंगे। भई आज आप मेरे साथ चले जाएँ, हुँ, आप और मैं अभी निकलते हैं, ठीक है? और आप और मैं दोनों माइक लगा के निकलते हैं, आपकी टीम को साथ लेते हैं कि कैमरा ऑन करें, ठीक है? हम रिकॉर्ड करते हैं। मुझे आप नून लीग के हामी इस्लामाबाद में ढूँढ के दिखाएँ कि कितने आपको मिलते हैं। अगर 80-20 की रेशो ना हो तो फिर बात है। हम ओके। पूरी वो रिकॉर्डिंग चलाएँगे। बात ये है कि जब पीटीआई को दूसरा फिर मसला ये है कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे पीटीआई को दिखाएँगे ही नहीं, तो फिर लोग यूट्यूबर्स को सुनेंगे ना भई, उधर अहम से बात है। सुनेंगे ना। वो इश्यूज़ जिसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप बात ही नहीं करते मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। उधर आप इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते, उधर आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उधर आप 26 नवंबर की कवरेज नहीं कर सकते, उधर आप 9 मई के फैसलों की जो पोस्टमार्टम है वो आप नहीं कर सकते, उधर इसकी आप महँगाई नहीं दिखा सकते। क्या वजह है, ये जो इतनी पाबंदियाँ हैं, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो आपने भी जब आपने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ा, क्या वजह था? किसका प्रेशर था? किसके प्रेशर की वजह से ये आप सारी चीज़ें हुई और आपको ये मीडिया छोड़ना पड़ा? देखिए मेरे तो छोड़ने की वजह ये है कि मैं बोल टीवी का ब्यूरो चीफ था। ओके, मैं बोल टीवी में था और बोल टीवी ही पूरे का पूरा चला गया ना, वही किसी और को दे दिया गया। ओके। तो हमारा तो मामला ये था। लेकिन देखिए मैं आपको दोबारा ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको अमल साहब एक और बात अर्ज़ करता हूँ। आप जितने यूट्यूबर्स हैं ना इनको बंद कर दें। यानी आप इमरान रियाज़ को भी उसका चैनल डिलीट करवा दें, मुहित पिज़ादा का, मेरा, समीना पाशा, सारों के डिलीट करवा दें। छोटे-बड़े जितने यूट्यूबर हैं सबके डिलीट करवा दें। ओके। उसके बाद क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग कहेंगे सब अच्छा है, क्योंकि हमारे इस वक्त जो हमारे फैसला साज हैं ना जितने हैं, जिस तरफ भी बैठे हुए हैं, वो अभी भी 70s में रह रहे हैं, वो अभी भी 80s में रह रहे हैं। उनके पास जो किताबें हैं ना वो 70 की दिहाई की हैं, 80 की दिहाई की हैं। उन्होंने अपना निसाब अपडेट ही नहीं किया। वो आज भी ये समझते हैं कि 2 अखबारें हैं, उनके अंदर जो छपेगा लोग वही पढ़ के समझेंगे कि यही हो रहा है। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि भाई ये मामला कहीं से कहीं पहुंच गया है। देखें बात यह है कि एक लम्हे के लिए आप यूट्यूब सारे बंद कर दें, यूट्यूब पे कोई व्लॉग नहीं आ रहा। जो एक बंदा बैठा है मानसेरा में बैठा है या पेशावर में बैठा है या पसनी में बैठा है या अंदरूनी सिंध में बैठा है या जनूबी पंजाब में बैठा है, कहीं भी बैठा है, जीबी में बैठा है, एजेके में बैठा है, वो जो भी कहीं बैठा है, क्या उसके घर का किराया वो नहीं देता? क्या उसको बिजली का बिल नहीं आता? क्या उसको गैस का बिल नहीं आता? क्या वो बच्चों की फीस नहीं देता? बच्चे जिस गाड़ी पे जाते हैं उसको पे नहीं करते? खुद वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते? क्या उनके घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमार है तो उसका इलाज नहीं करवाते? वो मेडिसिन खुदा ना खास्ता अगर लेनी पड़ती है तो नहीं लेते? वो ग्रॉसरी नहीं करते? किसी सरकारी महकमे से उनको काम पड़ता है तो वहाँ नहीं जाते? ओ भाई ये 13 चीज़ें हैं जिससे हर घर गुजर रहा है। यूट्यूब वो देखे या ना देखे, अहम उसको बात है। पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं।
मैं बताऊं या ना बताऊं। और एक बात और मैं आज आपको बता दूं, ये जो एक बात होती है ना कि यूट्यूबर्स नैरेटिव बनाते हैं, और भाई लोगों ने नैरेटिव अपना बना लिया हुआ है, लोगों ने फैसला कर लिया हुआ है, फैसला करने के बाद वो सुनते हैं कि अब हमने किसको सुनना है। ये नहीं है कि लोग मुझे सुन के आज मैं किसी बात पे गलत बयानी करूं, 2 घंटे के अंदर अंदर सारे लोग मुझे लिटा देंगे सोशल मीडिया के ऊपर। सही ठीक है, बात है। तो लोगों को देखें, इसको छोड़ दें आप यूट्यूब है या नहीं है। देखें आपके जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं या अंदर आपकी जितना स्टाफ मौजूद है, हो सकता है उनमें से कोई भी मुझे ना सुनता हो, उनमें से कोई भी इमरान रियाज को ना सुनता हो, कोई भी इस साइड के बंदे को ना सुनता हो, एक को भी ना सुनते हो, लेकिन उनको भी आप रोक के पूछें कि तुम्हारा घर चल रहा है, तुम्हारे मामला ठीक हैं। मैं एक होटल में गया, चंद हफ्ते पहले की बात है, मैं एक नौजवान मुझे मिला और उसने मुझे कहा कि मेरी 37,000 तनख्वाह है, हम घर के 5-6 फर्द हैं और मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे हम घर चला रहे हैं, और उसकी आंखों में आंसू थे। भाई लोग इस कर्ब अजियत तकलीफ से गुजर रहे हैं, लोगों को पता है कि हालात क्या हैं। हम यूट्यूबर्स को मत इल्ज़ाम दें कि यूट्यूबर्स लोगों को जो है वो भड़का रहे हैं या आग लगा रहे हैं। मैं आपको एक आज बात बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट, यूट्यूबर्स जो बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि वो इस निज़ाम के हक में जाती है। लोगों का कितारसिस हो जाता है, लोग कहते हैं कि यार हमारी कोई आवाज़ है। आज अब यूट्यूब बंद कर दें, लोगों के अंदर वो जो लावा है ना ऐसा फटेगा कि खुदा ना खास्ता मामला पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। मामलात खराब हो लोगों का जाएंगे। कैथारसिस हो जाता है यूट्यूबर्स को सुन के कि यार कोई तो हमारी बात कर रहा है, कोई तो हमारी बात कर रहा है, हम लोगों को एक उम्मीद दे रहे हैं। लेकिन इससे ये नहीं है कि अभी, क्योंकि कुछ आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, एंकर पर्सन थे, लेकिन अब वो यूट्यूब पे जैसे इमरान रियाज है, मोहित पीरज़ादा है, इस तरह के लोग अब पाकिस्तान से बाहर जाके काम करते हैं, और वो जिस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो इदारों के खिलाफ डायरेक्टली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इससे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, कैसे मजबूत होगा पाकिस्तान? देखिए बात यह है, गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती इमरान रियाज से भी हो सकती है, गलती साबिर शाकिर से भी हो सकती है, गलती मोहित पीरज़ादा से भी हो सकती है। हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जवाब देने के पाबंद हैं, लेकिन कानून के मुताबिक हमसे जवाब लें ना। जब आप जबरी गुमशुदियाँ करेंगे, इमरान रियाज को जो 6 माह तक जबरी गुमशुदा रखा गया और जो उनके साथ किया गया, ठीक है, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बात भी ना करे, आप वो शिकवा भी ना करे, वो गिला भी ना करे। अब आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, भाई एक तरफ तो हम बात करते हैं कुरान मजीद की, तो क्या कुरान मजीद के अंदर ये नहीं है कि झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत है? तो मुझे बताएं, जब मुझे कोई कहेगा कि तुम ये कहो कि 26 नवंबर को गोली नहीं चली, जब मुझे कोई ये कहेगा कि धांधली नहीं हुई, जब कोई मुझे ये कहेगा कि कहो कि अदालतें आज़ाद हैं, तो मैं कैसे कहूँ भाई? मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने कई बार, मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि कई बार मैंने रेड लाइन, जो एक्चुअल रेड लाइन है, वो क्रॉस की होगी। मैं एतराफ़ करता हूँ, नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन बात वही है ना सर, कि मुझसे कानून के मुताबिक जवाब लेना आप, लेकिन मुझे थ्रेट तो ना करें। इसका क्या तरीका, आपको क्या लगता है, ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल तो हमारे मुल्क के फेवर में नहीं जा रहे, ये कैसे हम बेहतर कर सकते हैं आपस में बैठ के मामला? क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हम सब का है, तो हमें अपने मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए कि हम इस बेहतरी की तरफ जाएं, ना कि हम मुल्क के हालात ख़राब होने की ये बायस बने? एक काम करना पड़ेगा, सब बैठें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक एक कदम पीछे हटें और फैसला करें कि मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, मैं मानूं कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने जो मुल्क के लिए जो ऐसी मेरी चीज़ें थी जिससे मैं समझता हूँ मुल्क को नुकसान पहुँचा है, मैं उसका एतराफ़ करूँ, और आइंदा के लिए हम ये कमिटमेंट करें कि हम वो चीज़ करेंगे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। देखें सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का या तो आप कहें कि आइन जो है वो एक वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पे चलना चाहिए। जब आप आइन पे, डॉक्यूमेंट पे चलने की बात करते हैं, तो आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि लोगों के वोट फैसला करेंगे कि हुकूमत कौन होगी, अदालतें आज़ाद होंगी, इंसानी हकूक़ होंगे। या तो आप निकाल दें ना इंसानी हकूक़, निकाल दें कि अदालतें आज़ाद होंगी, निकाल दें कि फैसले जो हैं वो लोगों के वोटों से नहीं होंगी, तो बात ख़त्म हो जाएगी। देखें, आपको, हम सबको ये बात समझनी होगी कि पानी सर से गुजर चुका है, हालात बहुत ख़राब हैं। इस वक्त गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है सब अच्छा है, गवर्नमेंट की जानिब से तो देखिए, मैं दोबारा ये कहूँगा, गवर्नमेंट अगर कह रही है, गवर्नमेंट के अपने डॉक्यूमेंट से मैं आपको साबित कर देता हूँ कि बेरोज़गारी वो मानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। इन हालात में आपको फैसले करने होंगे। आज आपके किसान का 2200 अरब का एक साल में नुकसान हो गया है, फैक्ट्रियाँ, मिलें, इंडस्ट्रीज सैकड़ों बंद हो गई हैं, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जितनी चीज़ें आपको बयान कर रहा हूँ, हुकूमत को मेरा ये चैलेंज है, जितनी चीज़ें मैंने अब तक आपके पॉडकास्ट में की हैं, मेरा इस हुकूमत को चैलेंज है कि आप भी होंगे, मैं भी हूँगा, साथ वो जिसको लेना चाहते हैं लें, हम सारे कैमरे लेके आवाम में जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि किसान का 2200 अरब का नुकसान हुआ है,
हुकूमत कहते नहीं हुआ। आओ किसानों से बात करते हैं कि सदीजन बकवास कर रहे हैं, ये देखें 100 किसान कह रहे हैं मैं तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज पे सदके बारी और कुर्बान, मैं तो इनको दुआएं देता हूँ झोली उठा उठा के, इन्होंने तो हमें खुशहाल कर दिया है। इंडस्ट्री मुझे जाके दिखाएं कि तुम बकवास कर रहे हो कि इंडस्ट्रियां बंद हो गई, ये देखो नई फैक्ट्रियां मिलने लग गई हैं माशाल्लाह, पुरानी बंद 50 साल से बंद पड़ी थी चल गई है। भाई मुझे आप दिखाएं ना, भाई आप चैनल्स को आपने अरबों खरबों के इश्तिहार दे दिए हैं, कई ना चैनलों को जाके दिखा दें कि कितनी इंडस्ट्री और फैक्ट्री और मिलें नहीं लगी हैं, नहीं दिखा सकते ना आप। फिर आप हमें कहते हैं कि हम नैरेटिव स्टेट के खिलाफ बनाते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का मामला था हम सबसे आगे खड़े हुए थे। देखें हमारा अपने इदारों से शिकवा हो सकता है, हमारी अपनी इदारों से शिकायत हो सकती है, लेकिन हम भारत की फौज को वेलकम नहीं कह सकते, हम भारत को वेलकम नहीं कह सकते। हम अपने उस जवान के पीछे खड़े हैं, हमारे एहसासात, जज्बात, मोहब्बतें, दुआएं उस जवान के साथ हैं जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर और धरती की का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम आज भी उस जवान की शहादत के मकरूज़ हैं, उसकी माँओं, बहनों, बेटियों, उसके ख़ानदान के मकरूज़ हैं, जो मुल्क में कहीं भी खड़ा होकर और इस मुल्क के लिए दिफा के लिए काम कर रहा है और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। इसमें तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इसमें तो हमारी कोई आपका इख्तिलाफ गिला नहीं है। किससे है? मतलब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं हैं, आप यूट्यूब पे काम करते हैं। आपकी तरह और कई बड़े दर्जनों लोग हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं, मेन स्ट्रीम पे उनको मौका नहीं मिल रहा। कौन है जो आप में ये मेन स्ट्रीम पे आने के लिए रुकावट है? क्या आपकी ख्वाहिश है कि आप मेन स्ट्रीम पे वापस आना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं तो कौन इसमें रुकावट है? देखिए बात यह है कि 2 चैनल्स ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा आप हमारे पास आ जाएँ। मैंने कहा ठीक है। बाद में उन्होंने कहा हमें एजेंसीज़ ने कहा है कि नहीं आप इसको रख सकते। ठीक है, ओके। भाई बात ये है, अब आप मुझे बताएँ ना, आप मेरे अकाउंट्स, मेरे और मेरी फैमिली के अकाउंट्स बंद कर देंगे। आप मेरा नाम ईसीएल पे स्टॉप लिस्ट पे डाल देंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल फायरवॉल पे लगा देंगे। आप मुझे चैनलों से निकलवा देंगे और किसी चैनल पे नहीं जाने देंगे। तो मैं अब शिकवा भी ना करूँ। क्या रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि देखें जिस तरह आप बात करते हैं यूट्यूब पे लोग आपको सुनते हैं, उनकी डिमांड क्या है? वो क्या चाहते हैं कि आप क्या ऐसा चीज़ है जो ना बोलें आप? मैं कहूँ कि ये हुकूमत वाक़ई दोता अक्सरियत अवाम ने इसको दी है। मैं कहूँ कि फैक्ट्रियाँ मिलें, इंडस्ट्रियाँ चल पड़ी हैं। मैं कहूँ लोग खुशहाल हो गए हैं। मैं कहूँ किसान छलांगे मार रहा है खुशी से। मैं कहूँ कि पाकिस्तान पूरा इस वक्त नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ से मोहब्बत और इश्क करता है। ये बातें मैं करने लग जाऊँ तो मुझे करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा और मेरी मौजें लग जाएंगी। अच्छा, मतलब आप गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लें और सारी चीज़ें हाँ, आपके फ़ेवर में बस चली जाएँगी। ए तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? नहीं, जो मैं आज भी ये चाहूँगा कि अगर हुकूमत कोई चीज़ अच्छा कर रही है, मुझे कन्विंस करें। मैं कायल हो जाऊँ, मैं अपने व्लॉग में बताऊँगा कि हुकूमत ये काम बहुत अच्छा कर रही है। जिस चीज़ पे समझते हैं कि हम गलत बयानी कर रहे हैं, देखें एक चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये सामने कैमरे लगे हुए हैं। आप मुझे ग्रिल करें कि आपका ये क्लिप है, सदीक जान साहब आपने ये बात कही है, साबित करें। मैं जब साबित नहीं कर पाऊँगा ना और ये कैमरों की वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होंगी तो मैं डिस्क्रेडिट हो जाऊँगा। लोग कहेंगे यार इसने झूठ बोला है, देखें ना एमएल साहब ने इसको फंसा लिया है। तो मैं डिस्क्रेडिट हो जाऊँगा ना। भाई वो ज़्यादा बड़ा मेरा नुकसान है कि मैं डिस्क्रेडिट हो जाऊँ। इससे ज़्यादा इसके बजाय कि मेरे अकाउंट्स बंद हों और ये वो सारा कुछ। आपको बैन कर दिए। मैं यहाँ थोड़ा-सा ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि अभी जिस तरह आपने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की है पीटीआई के हवाले से और अभी भी आप करते हैं। थोड़ा-सा अभी जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, इस हवाले से बताइएगा कि ये जिस तरह ये काम कर रहे हैं, क्या इनके इस काम करने की वजह से इमरान खान बाहर आ सकते हैं? ये मौजूदा क़यादत के ऊपर आपको कोई लगता है कि ये बाहर ला सकते हैं इमरान खान ये को? बिल्कुल नहीं ला सकते। ये बेनिफिशियरी है इमरान खान की क़यादत के, ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये ले लें और ये किसी और के इशारों पे चलने वाले हैं और जो इनको कहा जाता है ये उसी के मुताबिक चलते हैं और इनके जो हालात हैं, इनकी जो मौजूदा हिकमत अमली है, उसके तहत तो मुझे इमरान खान बिल्कुल बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपने अली मीन गंडापुर के हवाले से बहुत डिटेल व्लॉग किए, बहुत डिटेल से आपने रिपोर्टिंग की। क्या वो जो आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, वो सबूतों की बुनियाद पर थे? आपके पास कौन-सी ऐसी खबरें थी कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट का एक खिलाड़ी है? देखिए बात यह है कि मैंने उस वक्त के हालात के मुताबिक मेरे पास जो मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जो मेरा एनालिसिस था, वो मैंने एनालिसिस अपना दिया। ठीक ओके। है? और जहाँ पे अली अमीन गंडापुर का मैं समझता हूँ कि नहीं उस पे तनकीद गलत है, तो मैं वहाँ पे भी कहता हूँ कि यार मैं ये समझता हूँ कि तनकीद गलत है। तो मैं आपको आज भी लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं? देखिए मैं आज भी ये समझता हूँ कि वो दोनों घरों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं और कोई भी वज़ीर आला होता तो उसकी ये मजबूरी है कि वो दोनों साइड, या तो इमरान खान ये डिसाइड कर लें कि मैंने अब केपी की हुकूमत छोड़ देनी है, तो फिर अली अमीन गंडापुर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि वो उस सतह तक जाएंगे कि उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए, केपी की हुकूमत गिरा दी जाएगी, उनको मसला नहीं होगा। तो उस सूरत में तो अली मीन गंडापुर जिस तरह काम कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो एज़ अ वज़ीर आला उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी डील करना है, गवर्नमेंट को भी, वफाक को भी डील करना है और अपनी पार्टी को भी लेके चलना है। तो उस सूरत में उनको तनकीद करना और उनको ये बताना कि ये एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी है, ये इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहा है, क्या ये कहना दुरुस्त है? देखिए मैं
ये कहूँगा कि जो मेरा एनालिसिस उस वक्त था, मैं आज अपनी उन तमाम चीज़ों पर कायम हूँ। ओके। मैं उससे बिल्कुल अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। मैं आज भी समझता हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब अक्टूबर में वहाँ से ना जाते केपी के हाउस, तो हालात आज ये ना होते, क्योंकि ऊपर एसईओ आई हुई थी उस वक्त। 26 नवंबर जैसी चीज़ें करना मुमकिन नहीं था अक्टूबर में। तो अगर अली अमीन गंडापुर उस केपी के हाउस ना जाते, बैठ जाते, तो हालात आज मुख्तलिफ होते। वो क्यों गए थे केपी हाउस, क्यों गए थे? वो केपी के हाउस ज़ाहिर है उनका तो कहना है कि वो रेस्ट करने गए थे, भी बंद हो गया था, रास्ते भी मुनक़ता हो गए थे। मैं इस बात पे कायम कि ये मामला तय थे और एक चीज़ तय थी कि आप केपी के हाउस जाएंगे और वहाँ से जो भी किया जाएगा वो आपके साथ किया तो इस सूरत में अवाम को लेके आना, अपने कारकुनों को यहाँ पे डी चौक में पहुँचाना, उनको तज़लील नहीं है ये उनकी कि आप अवाम को लेके आ रहे हैं और आप ख़ुद किसी और से डील करके वापस चले जाते हैं? देखिए, बात यह है कि लोग आए थे इमरान खान की कॉल पे। लोग 26 नवंबर को भी इमरान खान की कॉल पे आए थे और अब फिर जो इमरान खान अगली कॉल देने जा रहे हैं, मेरी इत्तला ये है कि वो इसी साल के अंदर अंदर दोबारा इस्लामाबाद की वो कॉल देने जा रहे हैं और लोग फिर आएंगे और पहले से ज़्यादा आएंगे लोग। अच्छा, ये आप जो ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं कि इमरान खान की कॉल, इमरान खान नवंबर की, मेरी ये इत्तला है कि नवंबर में दोबारा कॉल देने जा रहे हैं इस्लामाबाद की। और ये किस तरह की कॉल होगी? मतलब ये लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, पहले की तरफ पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद आएंगे? बिल्कुल। क्या इसमें कोई धरना देने का प्लान है, एहतजाज है? देने का ऐलान होगा, मतलब बैठ जाएंगे यहाँ? बिल्कुल बैठने का तो पहले भी तो ये लोग आए थे 26 नवंबर को, आपके सामने देखा आपने क्या हुआ। और फिर ये जो कायदीन है वो अपने कारकुनों को छोड़ के चले गए। अली अमीन गंडापुर साहब 16 ज़िले क्रॉस करते हुए पेशावर पहुँच के, देखिए दोबारा फिर ऐसा नहीं होगा? आपको नहीं लगता कि ये जो कॉल है ये कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा? बिल्कुल इस बात पे आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि पीटीआई की क़यादत डिस्क्रेडिट हो चुकी है, लोग इन पे एतमाद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टीम भी चेंज होगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि लोग अक्टूबर और नवंबर से तो ज़्यादा ही आएंगे और लोग आएंगे। लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं, इनके लिए थोड़ी निकलते हैं। लोगों का इनसे शिकवा है, लोगों की इनसे लड़ाई है और ये भी कोई पता नहीं है कि लोग इधर आने से पहले इनके घरों के बाहर जाएं, एमएलएज एमपीज टिकट होल्डर्स के, निकलो इनको निकाल के लाएं वहाँ से। मतलब वो खुद पीटीआई के अपने लोगों को निकाल के खुद देखेंगे, इनको निकाल के लाएंगे लोग। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा क्योंकि ख़बरें आपके सामने हैं, पंजाब गवर्नमेंट एक तरफ, केपीके गवर्नमेंट एक तरफ, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज़, दोनों का बहुत मुवाजना किया जाता है। आपके नज़दीक दोनों में से अगर गवर्नमेंट के लिहाज से पार्टी को छोड़ के गवर्नेंस देखी जाए तो दोनों में से कौन सा वज़ीर आला बेहतर काम कर रहा है? देखिए, दोनों का कंपैरिजन इसलिए भी नहीं हो सकता कि केबीके के डायनामिक्स, ग्राउंड रियलिटीज़ और पंजाब की मुख्तलिफ हैं। मैं जिन चीज़ों में कंपैरिजन हो सकता है वो हेल्थ में हो सकता है। आप देख लें, पंजाब में जाए ना अस्पतालों का, मेरे मोबाइल में वीडियो है। मैं अभी, मेरे एक फैमिली मेम्बर एडमिट थे सीसीयू में उधर भावलपुर, तो मैं उधर गया हूँ, मैंने वीडियो बनाई। सुबह 6 बजे, 8 बजे काउंटर खुलना है कार्डियोलॉजी का, चौधरी परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी सेंटर जो है बीबीएच के अंदर, विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर भावलपुर। 8 बजे काउंटर खुलना है जहाँ से आउटडोर की पर्ची मिलनी है। 6 बजे से औरतें और बुजुर्ग लाइनों में लग के बैठ रहे हैं। 4 लाइनें दूर दूर तक लगी हुई हैं और उनकी इससे ज़्यादा तजलील और तज़ीक क्या हो सकती है कि जिनके टैक्स के पैसों से ये सारे फ्री इलाज करवाते हैं पाकिस्तान से बाहर जाके, जिनके टैक्स के पैसों से इनके किचन चलते हैं, इनकी गाड़ियाँ और इनके दौरे होते हैं, उनका वो ये डिज़र्व करते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हुए हैं, औरतें बैठी हुई हैं, बुजुर्ग औरतें बैठी हुई हैं, 6 बजे से आके लाइन में लग के बैठे हुए हैं कि 8 बजे काउंटर खोलना है, मेरा नंबर जल्दी आ जाए। ठीक है, अब और हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया। सैकड़ों हज़ारों जो BHUs हैं वो मरियम नवाज़ के ऊपर इन्होंने, देखें पंजाब के अंदर जो कई ज़मीनें हैं BHUs की, वो ऐसी हैं जो वहाँ लोगों ने अपने बुजुर्गों की अपनी ज़मीनें दी थी कि ठीक है आप इधर लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, इधर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, अगर आपने नाम रखना है तो फिर मरियम नवाज़ का नाम क्यों भाई? फिर वो जिन्होंने वो ज़मीन दी है उनके बुजुर्ग का नाम क्यों नहीं? जिसने वो ज़मीन दी है उसका नाम क्यों नहीं? भाई मरियम नवाज़ ने ऐसा क्या कर दिया कि हर BHU के ऊपर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की तस्वीर? आपने BHUs प्राइवेटाइज कर दिए हैं, ठेके पे दे दिए हैं, स्कूल आपने ठेके पे दे दिए हैं, हेल्थ और एजुकेशन की आपने तबाही फेर दी है, किसानों को आपने बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया है। यही चीज़ें आप उठा के फिर KPK पे ऊपर वो कर लें। ठीक है, अब मसला फ़र्क सिर्फ ये है कि पंजाब हुकूमत, आपको मैं बताऊँ, जापान वाला मैं देख रहा था, जी हाँ, मैंने उस पर कर नहीं सका व्लॉग, मैं जापान वाला वो देख रहा था इश्तिहार, एक इश्तिहार पे मरियम साहबा की 7 तस्वीरें, चेक कीजिएगा, जी हाँ, 7 तस्वीरें एक इश्तिहार के ऊपर, 5 बार उनका नाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, 5 बार, और 1 बार मियां नवाज शरीफ का नाम या 2 बार मियां नवाज शरीफ का नाम, यानी 7 और 5 का मुझे कंफर्म है कि 7 तस्वीरें, 5 नाम, 1 या 2 बार मियां नवाज शरीफ का नाम। यार
को खुदा का खौफ कर लें। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। वो गुजरांवाला में एक औरत जिसने अपने ऑपरेट के लिए पैसे इकट्ठे किए हुए थे, बिजली का बिल आ गया, उसने वो बिल भर दिया और खुद जाके उसने खुदकुशी कर ली। आप लोगों को इतना खुदा का खौफ नहीं आता कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और आप करोड़ों अरबों रुपए के टीवी चैनल्स को इश्तिहारात दे रहे हैं को खुदा का ये खौफ बात करें। आपकी अहम है। और जिस तरह अभी उन्होंने दौरा किया, उनके दौरे में काफ़ी सारे उनके साथ 30 एक्स्ट्रा मेंबर्स लोग, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गया, और ये हमारे लिए शर्मनाक एक तरह से तस्वीर सामने आई है, जिसमें जापान की तरफ से 2 बंदे खड़े हैं और हमारी तरफ से बहुत सारे। ज़ाहिर है। लेकिन ये तनकीद अपनी जगह, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा इकदाम है कि वो जापान और चाइना और डेवलप कंट्रीज़ में जाके विजिट कर रही हैं और वहाँ से अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लेके आएंगी? इससे तो डेवलपमेंट होगी, सर जब लेकिन प्रोजेक्ट यही चीज़ के गवर्नमेंट क्यों सर नहीं कर जब रही? प्रोजेक्ट शुरू हो जाए ना, जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो आपने मुझे लेके जाना है कि जापान से ये मरियम नवाज साहबा डील करके आई थी प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट आ गया, लग गया, तो आए सदीक जान साहब चलते हैं, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको खुद मैं लेके जाऊंगा नहीं, इंशाल्लाह। वैसे आपकी अगर टीम को भी पंजाब लेके। में आप देखें ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो डेवलपमेंट कितनी हो रही है, सर उसके जी मुकाबले में ये केपीके में उसमें सर जी डेवलपमेंट नहीं हो रही। इधर अगर वो है तो उधर बीआरटी है। ये तो चीज़ें हैं जो आपने कर्जे लेके और बनाई हुई हैं, ठीक है, इनको छोड़ दें। मेरा पहला सवाल है हेल्थ के ऊपर। अस्पतालों के अंदर आप जाके देखें हेल्थ कार्ड के ऊपर आप फिगर्स उठा के देख लें कि हेल्थ कार्ड केपीके में क्या सूरत हाल है और इधर क्या सूरत हाल है। खुश नसीब है केपीके वाले, अभी 10-10 लाख के प्रोसीजर। मैं आपको बताऊं, मैं एक विहाड़ी की एक फैमिली थी। मैं वैसे बहुत कम करता हूँ मतलब अपने व्लॉग्स में किसी के लिए, क्योंकि मतलब बहुत लोग रब्ता कर रहे होते हैं कि हमारा ये इशू है, आप लोगों से अपील करें, हमें पैसे चाहिए। अब मैं इसलिए नहीं कर पाता कि मैं पहले तो तस्दीक करूँ ना, मैं तस्दीक करूँ कि भाई आया ये वाकई बंदा ठीक है या गलत है, जी क्योंकि हाँ। आपको पता है पाकिस्तान में 2 नंबरी हाँ, बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब कोई भी किसी ठीक है। तरह। मैंने एक बच्चा जिसको वो समात का इशू था, तो वो ओके। जो एक डिवाइस लगती है, उसके लिए मैंने पूरी कैंपेन चलाई और हमने 12-13 लाख रुपए उसके लिए इकट्ठा किया। और वो जो हमने इतनी कैंपेन करके उसके लिए 12-13 लाख रुपए इकट्ठा किया, इस वक्त केपीके में वो डिवाइस किसी भी बच्चे की फ्री लग रही है, जाएं फौरन जाके फ्री लगवा नहीं, लें। हेल्थ में तो उन्होंने सेहत ठीक है, कार्ड तो से फिर बहुत तो इस ये तरह एक और बहुत सारी इनकलाबी चीज़ें इकदाम है। ये जो चीज़ें ना, बाकी कंपैरिजन पंजाब और केपीके इसलिए नहीं बन सकता कि केपीके बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो केपीके गवर्नमेंट के ख़राब करता नहीं है, वो वफाकी हुकूमत के ख़राब करता है। वहाँ पे जो बैकलैश आता है वो वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से आता है, वो सूबे की हुकूमत की वजह से नहीं आता। तो इसलिए कोई कंपैरिजन ग्राउंड रियलिटीज़ का बनता ही नहीं है केपीके और पंजाब का। यहाँ पे मैं जिस तरह आपने बताया, डिटेल में बताया कि उनका कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट को मीडिया के ऊपर एक इस टाइम पे जो टाइम मिल रहा है, मीडिया में उनकी अवेयरनेस, एडवर्टाइजमेंट, सारी चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ केपीके गवर्नमेंट को देखें, उससे हट के ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप देखें और सिर्फ आप किसी भी बायसनेस के बगैर दोनों वज़ीर आला का कंपैरिजन करें, आपकी नज़र में कौन सा वज़ीर आला, अली मीन गंडापुर या मरियम नवाज़ में से कौन बेहतर काम कर रहा है? इसका फैसला ना मेरे से ज़्यादा ना वहाँ के सूबे के लोग करेंगे। एक वज़ीर आला जो है ना पंजाब की, वो अपनी सीट हार गई थी एमपीए की मैं शराफत से, और दूसरी तरफ अगला असम्बली में खड़ा होकर कहता है कि आओ दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं। ठीक है, केपीके में मुसलसल तीसरी टर्म है कि पीटीआई को सीटें ज़्यादा मिल रही हैं, तो केपीके के लोगों को कुछ नज़र आ रहा है तो वो दे रहे हैं ना, कोई वजह है तो वो तीसरी बार उनको पहले से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं। तो फिर मैं इस पे क्या, मेरे सामने जो स्कैंडल्स, मेरे सामने एक ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया और 5-6 अरब की करप्शन उसकी निकल आई है पंजाब के अंदर, बाकी तो छोड़ दें। ज़रा जाए ना आप एक करें ना रिसर्च कि सुथरा पंजाब जो प्रोजेक्ट है मरियम नवाज साहिबा का फ्लैगशिप प्रोग्राम, ज़रा उसके ऊपर आप अपनी टीम को लगाएं ना, रिसर्च करें ना ज़रा कि सुथरा पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो किस किस को मिले हैं, वो किन की कंपनीज हैं, और 10-10 एक अरब यानी मंथली 10-10 करोड़ की तहसीलों को मिला है। एक तहसील को, कई ऐसी तहसीलें हैं 1-1 अरब अब तक मिल चुका है। ज़रा वहाँ के लोगों को पूछे कि 1 अरब लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें करप्शन हुई है और हद से बड़े ज़्यादा, बड़े हद पैमाने से। पे। पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि ऐसी करप्शन कभी नहीं थी। पहले ये होता था कि आपको 1 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया, उसमें से 20% मेरी कमीशन है, आपको कैश, आपको चेक कैश होते जाएंगे, आप मुझे 20% देते जाएंगे। अब ये है कि अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पहले मुझे तो 20 लाख एडवांस देना, बाकी आपकी होती रहेगी रिकवरीज। ओके, अच्छा, ये करप्शन का वैसे जो स्कैंडल है ये केपीके में भी ये चल हर रहा जगह है, है, ये हर जगह, करप्शन ये पूरे पाकिस्तान का मसला है ये पूरे और पाकिस्तान का इसके मसला है। लिए गवर्नमेंट को स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा, हमारे इदारों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि
शुरू में जैसे हम बात कर रहे थे कि यूट्यूबर्स के ऊपर या आप जैसे जो इस टाइम पे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको लोग सुनते हैं उनके ऊपर ये तनकीद की जाती है कि ये गैर जानबदार नहीं होते बल्कि ये किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक पार्टी की तरफ। ये बताइएगा कि सहाफ़त के अंदर जो गैर जानबदाराना सहाफ़त होती है उसकी डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में, और आप क्या समझते हैं कि एक गैर जानबदाराना जो सहाफ़त है, एक सहाफ़ी जो किसी एक साइड के बगैर न्यूट्रल जो रिपोर्टिंग करता है वो क्या है? देखें, जब आपने फैक्ट्स रिपोर्ट करने हैं ना, तो आपने उनको इधर उधर आप नहीं कर सकते। ओके। मैं आज जैसे अभी जो मैं आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ, मैं एक व्लॉग करके आया हूँ, उसमें मैंने बताया कि जज साहब ने ये कहा, वकील साहब ने ये कहा, जज साहब ने ये कहा, वकील साहब ने ये कहा। ये है रिपोर्टिंग। इसमें मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी ऐड नहीं कर सकता। ओके। लेकिन उसके बाद है मेरे एक एनालिसिस। मेरा एनालिसिस बाइस्ड होगा ना, किसी एक के हक में होगा, किसी के खिलाफ होगा। ओके। तो इसलिए जहाँ पे आपने रिपोर्टिंग करनी है वहाँ आपने फैक्ट्स से इधर उधर नहीं हो सकते। एनालिसिस तो बाइस्ड होगा, एनालिसिस किसी एक के हक में होगा, किसी एक के खिलाफ होगा। तो इस सूरत में तो जो फिर यूट्यूबर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पीटीआई को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या उनके लिए ज़्यादा रिपोर्टिंग करते हैं और बाइस्ड होकर रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये फिर उनका तासर तो दुरुस्त नहीं हुआ। उनका तासुर बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि 26 नवंबर पीटीआई के साथ हुआ है, 9 मई पीटीआई के साथ हुआ है, 8 फरवरी पीटीआई के साथ हुआ है। नाहक कैद इमरान खान है, नाहक कैद बुशरा बीबी है, हसन न्याजी को गलत पकड़ा हुआ है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। एजाज चौधरी के साथ क्या हो रहा है? ये जो 9 मई के केसेस के फैसले आ रहे हैं ये गलत आ रहे हैं। जो अदालतों के अंदर नाइंसाफ़ी है वो पीटीआई के साथ हो रही है। जो अवामी सतह की चादर चाहदेवारी के तकद्दुस पामाल हो रहा है वो पीटीआई के साथ हो रहा है। जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं वो पीटीआई के पकड़े जा रहे हैं। जो औरतें पकड़ी जा रही हैं वो पीटीआई की पकड़ी। तो मैं यही कहूँगा ना भाई, तो ये जो बात आप कर रहे हैं, इसी तरह नून लीग का कहना है कि हमारे दौर में मरियम नवाज़ भी गिरफ्तार हुई, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हाँ, हुए, वो वो सारे उनके साथ जो हुआ। बिल्कुल ठीक है। वो जो उनके ऊपर केसेस थे, एक तो आप क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप हिसाब दे दें कि पैसा कमाया कैसे, लंदन भिजवाया कैसे और फ्लैट्स कैसे लिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो वो समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो 2 नाम लिए थे मियाँ साहब ने लंदन बैठ के कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ में हिसाब देना पड़ेगा। तो दोनों पे काटना है एफआईआर, दोनों का करें एहतसाब। क्या होगा इनका एहतसाब? उनसे पूछे ना जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे साथ उन्होंने ज़्यादती की है, औकात है? आपको लगता है क्या ये मुमकिन है कि जनरल बाजवा का एहतसाब ये कर सकेंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी-बड़ी बातें करती है ना मरियम नवाज़ साहिबा। हुकूमत है ना, चाचा वज़ीर-ए-आज़म है, वालिद फ़ैसले कर रहा है, जंग के डिज़ाइन वो तैयार करते हैं, खुद वज़ीर आला हैं, ख़ानदान पूरा इस वक्त इक़्तिदार में है, ताकत साथ है, इदारे साथ हैं, इलेक्शन कमीशन साथ है, मीडिया साथ है, माफिया साथ हैं, हर चीज़ साथ है, कोई चीज़ खिलाफ नहीं है, अदालतें साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट साथ है, हाई कोर्ट साथ है, तो कर लेना एहतसाब जनरल बाजवा का। जनरल फैज़ के बारे में ये ख़बरें आती हैं कि उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया और उस हवाले से अभी आपको पता है कि उनका फ़ौज के अंदर गिरफ्तारी भी और कोर्ट मार्शल और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। क्या ये जो तासर है कि जनरल फैज़ ने इमरान खान को सपोर्ट किया और इस तरह की चीज़ें उनके हवाले से जो आ रही हैं, इनके हवाले से आपके पास कोई मुस्तनद खबरें हैं? जी, मेरे पास मुस्तनद खबर ये है कि इमरान खान के जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं 9 मई के, उनमें कहीं भी जनरल फैज़ का सरकार ने जिक्र नहीं किया कि फ़ौज के अंदर से इमरान खान को कोई सपोर्ट कर रहा था या साबिक को फ़ौजी सपोर्ट कर रहा था। तो हुकूमत ने कोई ऐसी चीज़, प्रोसिक्यूशन ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई। इसका मतलब यही है कि हुकूमत के पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ओके। ये जो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस टाइम पे जो एक तनाज़ा या एक मसाइल चल रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है? ये जो मसाइल हैं, ये आपको क्या लगता है कि जो अभी हमारे आर्मी चीफ़ हैं, उनके और इमरान खान के पर्सनल क्लैशेज़ हैं, ये क्या असल रीज़न क्या है इन मसाइल की? देखें, ये इख्तिलाफ़ात तो पहले ही शुरू हो गए थे। इख्तिलाफ़ ये है कि इमरान खान ज़ाहिर है सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट ही फ़ैसले करे। इमरान खान कहते हैं कि आवाम ही फ़ैसला करे किसको लाना है, किसको नहीं लाना। और इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के अंदर एक किरदार है, जिस किरदार से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है 1 इंच भी, बल्कि अब तो उनका किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस सूरत में तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आ रही। अनकरीब कोई मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कि वो रिहा हो पाएँगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त आप लोगों से बात करें तो लोग या तो किसी हादसे के इंतज़ार में या किसी मुआवज़े के इंतज़ार में। अल्लाह ना करे हादसा हो, अल्लाह करे कोई मुआवज़ा ही हो जाए और चीज़ें पाकिस्तान की बेहतर हों, क्योंकि अब मसला इमरान खान से बहुत आगे चला गया हुआ है। मसला पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का है और सबको अपनी ज़िद, अना, गुरूर, तकब्बुर से निकलना होगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगा आपके, क्योंकि जिस तरह हम, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है वो इसीलिए क्योंकि डिजिटल मीडिया और टिपिकल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, उसको हम लेके चल रहे हैं साथ साथ। कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपके ख़्याल में अब ट्रेडिशनल मीडिया की जो पहले एक वर्थ थी, जो उसका एक असर था, वो जो ऑडियंस उसकी थी, अब वो बरकरार है या सोशल मीडिया के आने के बाद वो उस तरह नहीं रही? मैं ख्याल 30% रह गई है और उसकी वजह एक तो क्रेडिबिलिटी है, एक ये है कि लोगों के लिए आसानी है कि लोग अब मसलन मैं अब प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं काशिफ अब्बासी साहब आजकल ऑफ एयर हैं, लेकिन मैं काशिफ अब्बासी साहब का मिसाल के तौर पे प्रोग्राम देखना चाहता हूँ। मैं 8 से 9
1 घंटा लगाऊंगा, ज़ाया करूंगा। वही काशिफ अब्बास साहब का प्रोग्राम 9:15 बजे यूट्यूब पे आ जाएगा। मैं 36 मिनट के प्रोग्राम को फास्ट प्ले करके 18 मिनट में सुन लूंगा। और मैं 18 मिनट में से भी जो एक गेस्ट मुझे लगता है कि यार इसके पास कोई खबर नहीं है, तो एम ही बस बिठाया हुआ है डमी किस्म का, बीच में से उसको मैं स्किप कर दूंगा। तो मैं 12 मिनट में वो चीज़ सुन लूंगा जो मुझे 1 घंटा पूरा अपना ज़ाया करना पड़ना था। तो यूट्यूब ने आसानी कर दिया, अब तो वैसे क्लिप्स आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से व्यूअरशिप टीवी चैनल्स की नहीं, और फिर क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है ना, कि वो इश्यूज जिन पे लोग सुनना चाहते हैं उस पर मीडिया बात ही नहीं कर सकता। ये बात अहम है आपकी, लेकिन क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो अगर देखा जाए जो हमारे यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर जो आने वाले या नए लोग हैं, या इस तरह बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो जब वो बताते हैं और बाद में वो गलत साबित होती है, तो इससे ये फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक पहलू है, ये आपको नहीं लगता कि ये बढ़ गया है पहले से बहुत ये ज़्यादा? है बिल्कुल, सोशल मीडिया पे भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी है, दोनों जगहों पे है। और ज़ाहिर है दोनों को खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए, मैकेनिज़्म भी अच्छा होना चाहिए जिससे किसी को इख्तलाफ ना हो, और बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, मीडिया का भी होना चाहिए, सोशल मीडिया का भी होना चाहिए। वैसे आप जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, इनके हवाले से, क्योंकि आपने जैसे कहा कि नौजवान जो अभी यूथ आ रही है, वैसे एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे अभी काम करते हैं, कितनी इनकम महीने में आपकी आ जाती है यूट्यूब से? देखें वो तो आप एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकते कि चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ओके। लेकिन पहले तो ये है कि आज से 1 साल पहले तक तो यूट्यूब बहुत ही अच्छा था, यानी बहुत अच्छा पे करता था। अब एक कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, और बड़ी तेज़ी से लोग ना शॉर्ट्स पे जा रहे हैं यूट्यूब से भी। ओके। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भी जिसके अंदर पोटेंशियल है उसको सोशल मीडिया पे आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आके वो अपने आप को मनवा सकता है, और सोशल मीडिया के ज़रिए वो किसी अच्छी जगह पे जा सकता है। ओके। यानी वो इनकम उसको ना भी हो तो तारुफ उसका हो जाएगा, ये सीवी है उसकी, ओके। जो लोग देख रहे होंगे। तो अब इसके ज़रिए अब मतलब है ही सोशल मीडिया आपको अपना आप बताने के लिए कि आपके अंदर क्या है। वैसे क्योंकि जिस तरह अभी आपने बताया कि हमारे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो मीडिया के ग्रेजुएट हो रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने मेन स्ट्रीम पे उनके लिए जॉब्स नहीं होंगी, सारे टीवी पे तो नहीं जा सकते, तो उस सूरत में उनको अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए या अपना जो इनकम है उसके लिए अगर यूट्यूब के ऊपर वो काम करें, तो आप मतलब उनको क्या पैगाम देंगे कि कितनी इनकम वो यहाँ से कमा सकते हैं? देखें बात यह है कि मेरा जो तजर्बा है ना वो ये है कि असल में कौन नहीं चाहता कि उसको पॉपुलैरिटी ना मिले, कौन पैसा नहीं कमाना चाहता, कौन आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन मसला ये है कि यूट्यूब या मीडिया में अब जितना टाइम चाहिए ना उतनी हमारी यूथ टाइम नहीं देती। इस वक्त जो यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना चाहता है उसको 14, 15, 16 घंटे टाइम देना पड़ेगा। जो 14, 15, 16 घंटे टाइम नहीं दे सकता उसको कोई और काम करना चाहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जो मेहनत करेगा 2 जमा 2 4 है, ये मेरा नहीं अल्लाह ताला का वादा है, किसी इंसान का नहीं, अल्लाह ताला का वादा है कि जो मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको अदा करेगा। तो अगर आप 14, 15, 16 घंटे काम कर रहे हैं तो सक्सेस 100% ये बात आपकी अहम है। और इस पे मैं थोड़ा टाइम पहले एक इमरान रियाज को सुन रहा था, तो उन्होंने ये बताया था कि वो यूट्यूब से इतना ज़्यादा कमा लेते हैं कि वो, क्योंकि जब उनका फार्म हाउसेज़ वाला केस था आपको बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के बहुत सारे फार्म हाउसेज़ बना सकता हूँ। क्या ये जो बात थी उस तरह अगर आप अपने ऊपर देखें या बाकी यूट्यूबर्स को देखें, तो ये दुरुस्त है कि इतने पैसे बंदा कमा लेता है कि एक साल में एक फार्म हाउस बना ले? देखें बात यह है कि इमरान भाई के साथ तो किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इमरान भाई अभी तो ज़ाहिर है कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, यूट्यूब चैनल ज़्यादा हो गए, फिर ओवरऑल लोगों के अंदर भी एक वो आ गया कि मतलब कुछ हो नहीं रहा। और फिर कुछ यूट्यूबर्स को कुछ सपोर्ट भी मिल रही है, और कुछ के हाथ पांव बांध के और मैदान में उतारा गया है, कुछ को जो है ना वो 7 बंदे भी हैं उनको धक्का लगाने वाले। तो वरना आज भी सबसे ज़्यादा देखने जाने वाले इमरान रियाज हैं। और दूसरा यह है कि एक टाइम ऐसा था आज से साल 1.5 साल पहले कि 8-10 जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी व्यूअरशिप एक तरफ, इमरान रियाज की एक तरफ, तो इस तरह से तो इमरान भाई ये बात आपकी अहम है। लेकिन यहाँ मैं सदीक भाई आपसे दोबारा ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो अभी मकसद है बार बार ये सवाल करने का, कि आपको नहीं लगता कि ये जो एक इख्तलाफ था, ये एक इख्तलाफ ज़ातियात की तरफ चला गया है, कि अब ज़ाती मसला बन गया एस्टेब्लिशमेंट का, और यूट्यूब पे आने वाले जैसे आप हैं या इमरान रियाज की बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी तो अलग है क्योंकि आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, लेकिन इमरान रियाज, मोहित पीरज़ादा या जिस तरह वो वहाँ से बैठ के व्लॉग कर रहे हैं, ज़्यादा महसूस होता है कि वो अब पर्सनली अटैक, एक दूसरे के ऊपर अटैक और इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना, ये आपको नहीं महसूस होता कि अब जर्नलिज्म से बात पर्सनल हद तक चली गई और पर्सनल जंग लड़ी जा रही है? उसकी वजह है ना, उसकी वजह अमल साहब ये है कि मेरे एक ट्वीट से मसला है इदारों को, मेरे एक ब्लॉग से मसला है। तरीक़ाकार मौजूद है, मुझे नोटिस है FI है, मुझसे पूछे, मैं उनको जवाब दूँ, वो कहें हम मुतमईन नहीं हैं, आप आ जाएँ, मैं जाऊँ, मैं उनको बताऊँ, वो कहें हम मुतमईन नहीं हैं,
वो सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वारंटली मेरे मुझे अरेस्ट करें, कहें कि जी हमने इसके मतलब ये मामलात हैं, मेरा ट्रायल चलाएं और अगर साबित करते हैं कि मैं एंटी स्टेट हूँ तो मुझे सज़ा हो जाएगी। ये है वो प्रोसेस जिसको फॉलो करना चाहिए और आज़ाद अदालत के अंदर केस चलना चाहिए। लेकिन मसला क्या है? मसला मेरे ट्वीट से है, अकाउंट मेरे वालिद के, मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के, मेरी अहलिया के, सब के अकाउंट्स बंद कर दिए, फैमिली के ठीक है। मेरा नाम स्टॉप लिस्ट पे डाल दिए, मैं किस चैनल पे नहीं जा सकता, मैं मतलब जितनी मेरे हर वक्त थ्रेट चीज़ें, तो फिर चीज़ें पर्सनल तरफ ही फिर जाएंगी ना। पर्सनल हो जाता है बंदा, इसमें पर्सनली उसमें हो जाती है। वैसे इसमें एक चीज़ वो भी है, जैसे आपने कहा, क्योंकि जैसे अगर आइन को देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ पे वाज़े है कि आप इदारों के ख़िलाफ़ या इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। और दूसरा, अभी आपने देखा कि हमारी सेनेट ने कानून साज़ी की और कानून मंजूर हो गया कि 3 महीने तक किसी भी बंदे को गिरफ़्तार किया जा सकता है और वो खुफिया रखा जा बहुत सकता है। सारी चीज़ें आइन में हैं नहीं जिनको हमने वैसे परसेप्शन बना लिया। देखें, अगर इदारे आपके मेरे हम सब के टैक्स के पैसों से चल रहे हैं, तो अगर हमें कहीं पे उनसे सवाल करना है तो हम सवाल कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल को कितना मसला है। सवाल होना चाहिए, सवाल होना सवाल होना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। सिद्दीक भाई, हमारा पहला सेगमेंट ख़त्म हुआ। हमारे 5 सेगमेंट होते हैं। पहला लंबा सेगमेंट होता है जिसमें सवाल और जवाब होते हैं और बाकी शॉर्ट सेगमेंट होते हैं। तो अब हम पहला सेगमेंट कंप्लीट किया, हमने सवाल और जवाब का था। अब दूसरा सेगमेंट उसकी तरफ बढ़ते हैं और ये है एक लफ्ज़, बस एक लफ्ज़ इसका नाम है हमारे सेगमेंट का, और इसमें आपने सिर्फ एक लफ्ज़ के ज़रिए आपने जवाब देना है। मैं कुछ नाम लूँगा आपके सामने और आपने फिर उनके बारे में जो भी आपके माइंड में एक लफ्ज़ में आए तो इसमें मैं बहुत कमज़ोर हूँ वैसे, लेकिन चाहिए चेक करते हैं अभी आपके माइंड में क्या आता है। तो सबसे पहले, अभी क्योंकि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, वो खुद तो साइडलाइन हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम आते ही आपके माइंड में क्या आता है? यार मियाँ साहब के बारे में मेरे जहन में क्या आता है? इंतहाई कंप्रोमाइज्ड। कंप्रोमाइज्ड। हाँ। अदलिया। ये भी कंप्रोमाइज्ड है। इसके अलावा कोई और मुनासिब लफ्ज़ जहन में नहीं आ रहा। एस्टेब्लिशमेंट। गैर आइनी किरदार। इमरान खान। बहादुर। यूट्यूबर्स। जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं आप, लफ्ज़ मुझे अच्छा, इसके बाद यही हमारा सेगमेंट है और इसमें आपने यस और नो या हाँ या ना में जवाब देना है। तो इसमें मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ। इसमें है हमारा पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है? बिल्कुल नहीं। नहीं। सहाफ़ी सियासतदानों के आलाकार बन जाते हैं? बिल्कुल ठीक है। सियासतदान और सहाफ़ी बिकने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं? सबके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ एक तादाद है। पाकिस्तान में कोई भी तनकीद बर्दाश्त नहीं करता? ऐसा ही है। मीडिया मालकान मीडिया वर्कर्स को तंग करते हैं? 100%। अच्छा, क्योंकि ये जो बात सियासतदानों के आलाकार बनने की है, ये मैं थोड़ा सा इस पे जानना चाहूँगा कि हमारा जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, आपको नहीं लगता कि उनको अपने मकासद के लिए यूज़ किया जाता है और वो एक ख़ास मखसूस तबके के, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रिपोर्टर हैं और आपके पीटीआई में या किसी भी पार्टी के कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात बन गए, आपके अपने पर्सनल रेफरेंस हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, लेकिन उस दोस्ती की वजह से ऐसे रिपोर्टिंग की जाती है, उनको ऐसे बयान किया जाता है कि जैसे वो फरिश्ते हैं और उनको पाक साफ करके उनका बयानिया प्रमोट किया जाता है। आपके ख्याल में क्या ये एक रिपोर्टर को ज़ेब देती है ये चीज़? बिल्कुल गलत बात है, और अब ये जो करता है वो एक्सपोज हो जाता है, चाहे वो कोई प्रो पीटीआई बंदा क्यों ना हो। ओके। आप आज पीटीआई के किसी बंदे की वो तारीफ़ करें जो उसमें नहीं है, तो पीटीआई के लोग ही आपको सीधा कर देंगे। ओके, वैसे ये बात है कि अब सोशल मीडिया पे जिस तरह की हाँ, चीज़ें हैं कि बहुत आसान नहीं ज़्यादा टाइम आप वो चीज़ कर नहीं सकते। सर, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और ये सेगमेंट है किस्मत आपकी। सेगमेंट 3 है। इसमें किस्मत तो हम किसी की जान नहीं सकते वैसे, क्योंकि हमने ये कंडीशनल रखा है। हम ये एक ऑप्शनल है और कंडीशनल है। कि हम किस्मत के बारे में नहीं बता रहे, लेकिन हमारी यहाँ पे टीम की जानिब से कुछ एक सिचुएशन रखी जाती है। इस सिचुएशन के मुताबिक आपको हमारी टीम ने बनाया है जी वज़ीर इत्तलात। जी हाँ, अब आप वफाकी वज़ीर इत्तलात बन चुके हैं। पाकिस्तान में जो मीडिया के मसाइल हैं, मीडिया के ऊपर इतनी जो पाबंदियाँ हैं, सारी सिचुएशन है, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए इस मौजूदा गवर्नमेंट में, मौजूदा सेटअप में आप वज़ीर इत्तलात हैं, आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि वो, क्योंकि आपने वो सारा कंडीशनर रखा है और मैं कभी ये बनना भी नहीं चाहता, लेकिन आपने कंडीशनर रखा है, हाँ जी। तो मैं अगर वज़ीर इत्तलात हूँ तो मैं सीधा मीडिया को कहूँ कि जाओ उधर
जो करना है उन्होंने करना है। जो करना है उन्होंने करना। हमारा कोई तल्लुक नहीं है। यानी मतलब आप अता तारड़ की जगह होंगे तो आप बोलेंगे। मैं कहूँगा यार हमारे हाथ खड़े हैं तो हम तो खुद पानी भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकते, जो करना है उन्होंने करना है। और अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आप पहले ब्यूरो चीफ थे बोल न्यूज़ के, अब आप डायरेक्टर न्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ हैं और आपके पास एक ख़बर है और आपको चलानी है वो ख़बर और हक़ाइक़ पर मबनी ख़बर है, लेकिन अचानक से कहीं से आपको आ जाता है कि ये ख़बर नहीं चलानी, उस सूरत में आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो मैटर ही नहीं करूँगा। डायरेक्ट न्यूज़ होते हुए भी अगले आजकल मालिकों को कॉल करते हैं, मुझे क्यों करेंगे? मुझे तो मालिक कॉल करके कहेगा चैनल का कि नहीं चलानी। मालिक कहेगा कि नहीं चलानी नहीं और चलानी। आप क्या उस फॉर एग्जांपल आप जब ब्यूरो चीफ थे, ये जब आप बोल न्यूज़ में थे, आपके ऊपर भी ज़ाहिर है ज़ोर तो होता होगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस होती थी, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते थे? देखिए, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं ना, ये रूटीन मैटर है ओके, कि डेली आप 4 खबरें रोक रहे हैं, 3 चला रहे हैं, ये रूटीन मैटर होता है। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। कई लोगों के साथ मालिकान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, कई आप डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कई डेफिनेटली आप इदारा आपको बहुत सख्ती से कह देता है नहीं चलाना, तो ये तो चलती वो रहती फिर हैं। रोक देते थे आप? रोक देते थे। तो उस टाइम पे बंदा खुद क्या फ़ील कर रहा होता है मतलब? नहीं, कोई नहीं है, वो आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं, आपको पता होता है कि ये रूटीन बिज़नेस है। ओके, अगला सेगमेंट है हमारा ट्रुथ एंड डेयर। आपको पता है अभी क्योंकि जेन ज़ी के अंदर बहुत फेमस है, बहुत इसको पसंद किया जाता है। आप से हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ट्रुथ एंड डेयर है, वैसे तो बताएं आप डेयर करेंगे या ट्रुथ लेंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सच बोलना चाहते हैं, आप वैसे तो सच बोलते हैं, तो फिर हम आपसे उस हवाले से बिल्कुल, कोशिश करूँगा। सच बोलने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपसे वही बोलूँगा कि कभी ऐसा हुआ कि एक खबर जो पहले आपने बताया कि पेट में दर्द होता है, बंदा चाहता है कि मैं बताऊं, कोई ऐसी खबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हो और आप चाह रहे हो कि ये खबर बतानी है और आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए खबर बहुत ज़रूरी है और बतानी चाहिए, लेकिन आपके ऊपर दबाव हो और आप वो खबर ना बता पाए हो, ऐसी सिचुएशन हुई कभी? बिल्कुल होती है, हुई है, बिल्कुल। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगा? फॉर एग्जांपल वो खबर आवाम के लिए और पाकिस्तान के हक में बेहतर थी, लेकिन किसी प्रेशर की वजह से, मालकान की या किसी भी प्रेशर की वजह से आपको वो दबानी पड़ी, रोकनी पड़ी, अस तो उस सूरत में आप क्या असल में ना मसला ये होता है, कई बार आपके पास खबर को पता चल जाती है, लेकिन आपको खबर देने वाला जो है ना, वो कहता है ऑफ द रिकॉर्डर आप उसकी सिक्योरिटी के लिए आप वो रोक लेते हैं ओके, कि अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक ऐसी चीज़ हुई अडयाला में, जिसने मुझे खबर दी, उसको जिसने खबर दी उसने कहा यार ये खबर आपने देनी है, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए, अगर आप खबर देंगे तो वो बंदा बेचारा उसके लिए मसला हो जाएगा, उसकी फैमिली के लिए ओके, मसला हो जाएगा, तो इसलिए आपको रोकनी पड़ जाती है। रोकनी पड़ जाती है। यहाँ कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल पे या किसी को नहीं बताई और आप हमारे इस चैनल के ज़रिए लोगों को बताना चाह रहे हो, कोई ऐसी खबर जो ये कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मसलन जैसे अभी एक अडयाला के हवाले से एक ख़बर है कि जो डॉक्टर्स रूटीन में इमरान खान के चेकअप करते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स ने बताया है कि बगैर चेकअप के वो रिपोर्ट लिख देते हैं कि सब ओके है। ओह! तो इस अच्छा, तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब उनको चेकअप नहीं किया जाता बगैर और चेकअप बगैर के वो एक कमरे में बैठ के लिख के दे देते हैं कि हमने चेकअप किया और सब चीज़ें नॉर्मल हैं। वैसे अभी आपके पास क्या ख़बरें हैं जो ख़ान साहब क्योंकि मुख्तलिफ़ ख़बरें आती हैं, कभी उनको कैद तन्हाई और मसाइल, और अभी वो किस कंडीशन में है वहाँ पे अडयाला जो में? इस वक्त आप और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ लोगों की मुलाकात मुतवक्की है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 4-5 दिन पहले तक की जो मेरे पास इत्तला है, इमरान खान जेल में कभी इतनी सख्तियाँ नहीं रहीं जो पिछले 4-5 दिन पहले तक जो उनके ऊपर सख्तियाँ थीं, ये वो अज़ियत कभी उनको नहीं दी गई जो इस वक्त दी जा रही थी। ओके, अब आज लोग मिलेंगे तो बताएंगे कि क्या किस सूरत है। तरह की मतलब एक तो है कि उनको अंधेरे में रखा जाता है, आइसोलेट कर देना, खाना-पीना बंद कर देना। मेंटली टॉर्चर करना, खाना सही ना देना, पानी सही ना देना, लाइट्स ज़्यादा कर देना, सोने ना देना, इस तरह की चीज़ें। तो किताबें ना देना, बच्चों से बात ना कराना, डॉक्टर्स जो ज़ाती मुआलजे ने एक्सेस ना देना, बीवी से ना मिलवाना, ये चीज़ें। कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात या कोई डील करने की कोशिश की जा रही है, इस मेरा तरह नहीं की कोई ख्याल खबरें हैं? मेरा नहीं ख्याल को मुज़ाकरात चल रहे हैं। जितना जुल्म इमरान खान के ऊपर हो रहा है, मुज़ाकरात के दौरान इतना जुल्म नहीं हो सकता। मुज़ाकरात नहीं चल रहे नहीं। और आने वाले अनकरीब मुस्तकबिल में आपको नज़र आ रहे हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे या कोई? पाकिस्तान के अंदर आप मुस्तकबिल को बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, अगला सेगमेंट है हमारा, आखिरी सेगमेंट है, सर, मुफ्त मशवरे होते हैं और इसमें आपने अच्छे मशवरे देने हैं। आपके सामने मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे हमारे आने वाले साफ़ी हैं, जैसे नौजवान साफ़ी हैं, आप मुझे भी कोई मशवरा देना चाहें तो वो मशवरा क्या होगा? मैं सबको एक मशवरा देता हूँ कि वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि आप
14, 15, 16 घंटे मेहनत करें और दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, हसद, अना ना रखें, नेगेटिविटी ना रखें। जब आप किसी के बारे में नेगेटिविटी रखते हैं ना, तो आपके दिमाग का एक पोर्शन वो चीज़ ऑक्यूपाई कर लेती है। तो आप अपनी एनर्जीज़ सब पॉजिटिव तरफ लगाएँ। छोड़ दें अपनी, कोई आपके बारे में कुछ भी कह रहा है, अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप उसको कुछ वो नहीं करें। हमेशा अपनी एनर्जीज़ बिल्कुल पॉजिटिव रखें, नेक नियति ओके। के साथ, सिंसियरिटी के साथ मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम है आपका? क्या मशवरा है जो हमारे आम पाकिस्तानी हैं, वो बेचारे महँगाई और इस सारी मैं सिचुएशन को पाकिस्तानियों के लिए यही है कि मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, और मैं हैरान हूँ कि मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया, कहते हैं कि मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे साथ एक बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप वाईफ़ाई मुझे दे सकते हैं? तो कहते हैं, मैंने कहा वाईफ़ाई ले लें। तो कहते हैं क्या है इसका पासवर्ड? कहते हैं, मैंने कहा आई लव पाकिस्तान। तो उसने कहा आप अभी भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? यानी ये इस वक़्त नेगेटिव हुँ, सेंटिमेंट्स हैं। ओके, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बेशक, पाकिस्तान को अल्लाह ताला अरूज देगा, तरक्की देगा। पाकिस्तान बहुत आगे इंशाल्लाह जाएगा। अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह। पाकिस्तान को बहुत वसाइल दिए हैं। आप जीबी में जाके देखें, एजेके में जाके देखें, केपीके में जाके देखें, बलूचिस्तान में जाके देखें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत वसाइल दिए हैं। मायूसी वाली बात नहीं है। मुश्किल वक़्त है, गुज़र जाएगा, लेकिन चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होंगी। इंशाल्लाह अच्छा टाइम आ जाएगा। हुकूमत के लिए क्या मशवरा है आपका? मौजूदा हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए ये मशवरा है कि आप एक सारे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि 8 फरवरी को हमें शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए थी, हमने गलत किया। और अब हमें समझ आई है कि जिस हुकूमत की सियासी पैदाइश ही नाजायज़ हो तो उसमें बरकत नहीं होती, इसलिए हम डिलीवर नहीं कर सके। हम कौम ये से तो माफ़ी एक मांगते ख्वाब हो सकता है, हैं। हकीकत में मशवरा ही तो है। ऐसा हाँ, मुमकिन नहीं है। तो और मशवरे अदलिया के लिए, क्योंकि आप अदलिया को बहुत कवर अदलिया करते के हैं। लिए है, जैसे याही अफरीदी के लिए, कि किसी दिन आप अपना भेस बदल के या सिंपल उसमें आप यहाँ से लोकल गाड़ी में निकलें पिंडी से, और आप मुल्तान तक का सफ़र करें। जो मुख्तलिफ़ अड्डे हैं वहाँ पे, या कार पे चले जाएँ, मुख्तलिफ़ अड्डों पे रुकें जो रेडियो वाले हैं, उनसे ज़रा पूछते जाएँ कि ये जो चीफ़ जस्टिस है याही अफरीदी, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? हुँ, 1 दिन लगा के, 2 दिन लगा के ना, पिंडी से लेके और मुल्तान तक हर चौक चौराहे पे खड़ा हुआ रेडी वाला जो है ना, बिल्कुल जो सच्चा है, सुच्चा है, हुँ, गरीब आदमी, उससे अपने बारे में राय सुनाएँ, ताकि आपको पता चल जाए कि लोग आपके बारे में क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं जो सुन के आता हूँ 90% ऐसे हैं जो मैं रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, ताकि जैसे याहिया ओके। ख़ान साहब को पता चले कि उनकी और उनकी अदलिया के बारे में लोग क्या सेंटिमेंट्स रखते हैं, ताकि उनको थोड़ा-सा एहसास हो। आप क्योंकि अदलिया को कवर करते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत अरसा आपका एक टाइम हो गया है। आपके ख़्याल में हमारे जो डिसीजंस होते हैं अदालतों के या जजों की जानिब से जो फ़ैसले किए जाते हैं, ये किस हद तक आज़ाद होते हैं या अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना वो इस वक़्त फ़ैसले कर तो सकते हैं? 99% कंप्रोमाइज़्ड हैं, और वही जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है 99% फ़ैसले वो आते हैं। यानी कोई कॉमा फुल स्टॉप भी कई जज आगे पीछे नहीं कर सकते। एक जज ने बुलाया एक वकील को एक फ़ैसला सुनाने से पहले, पिछले 2 माह की बात है। 2 माह के अंदर-अंदर की बात है, एक बड़ा फ़ैसला वो सुनाने जा रहे थे और वकील को बुला के कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी बेटियाँ हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, मैं मजबूर हूँ। मैं फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं कर सकता, अल्लाह गवाह है, ओके। और मैं फ़ैसला खिलाफ सुनाने जा रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो ये सूरत-ए-हाल आपको बेहतर होती नज़र आ रही है या होगी, ये 100% बेहतर होगी, हर सूरत में बदलेगी। ये चल ही नहीं सकता ये सिस्टम ऐसे जैसे चल रहा है। बदलेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा, अदलिया आज़ाद होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रान। आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और हम आपके ममनून भी हैं, नहीं, नहीं, मैं मशकूर भी हाज़िर हैं, हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा वक़्त आपने कीमती टाइम नहीं, नहीं, मैं निकाला हाज़िर हमारे हूँ। लिए। तो उम्मीद है कि आपकी जो बातें थी उससे हमारी ऑडियंस ने बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन उनको मिली होगी। तो नाज़रीन, आपने देखा सिद्दीक जान साहब ने खुल के अपने तासुरात का इज़हार किया, उन्होंने तमाम सवालात का खुल के जवाब दिया और इंशाल्लाह हम ये तमाम सवालात अपने यूट्यूब चैनल पे एज़ इट इज़ ही अपलोड करेंगे। और बाकी फ़ैसला आपका है, जो राय उनकी थी, जो रिपोर्ट उन्होंने बताई, चीज़ें उन्होंने बताई, तो आप खुद फ़ैसला कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।